कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को तहे दिल से झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बांग्लादेशी धान के उन्नत प्रभेद झारखंड में लगाने की है योजना। सुरक्षित अनाज भंडारण के लिए फायदेमंद है नीम की पत्तियों का उपयोग। गर्मी में सब्जी फसलों के लिए जरूर अपनाएं मल्चिंग तकनीक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में धान की वैसी उन्नत किस्मों की खेती करने की योजना बनाई जा रही है जो वर्तमान में बांग्लादेश के उन क्षेत्रों में अच्छी उपज दे रही है जो मिट्टी और मौसम के हिसाब से झारखंड के समान है। बांग्लादेश के दौरे से लौटे कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि वहां धान की कई ऐसी किस्में हैं जो दोन और अम्लीय मिट्टी वाले खेत में बहुत अच्छी उपज दे रहे हैं। झारखंड में भी इन किस्मों की खेती की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिक पहले इन किस्मों का प्रत्यक्षण परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही उसे किसानों के लिए जारी करेंगे। सुरक्षित अनाज भंडारण के लिए कई ऐसी घरेलू उपाय हैं जो सस्ते भी हैं और कारगर भी। इसके लिए किसान भाई नीम की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार बताते हैं। अन्न भंडारण करने के पहले जो है खास के हम इन बातों पे ध्यान देना जरूरी है कि फसल जो भी फसल है, अनाज है, उसको सुखाने के बाद जो है उसको ग्रेडिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर टूटा फूटा अनाज को हम अगर स्टोरेज करते हैं तो उसमें नमी अवशोषित जल्दी होता है और जल्दी नष्ट होते हैं। तो ग्रेडिंग में जो खरपतवार भी है उसे भी अलग कर दें और टूटे फूटे अनाज को अलग करके जो पुष्ट अच्छे दाने हैं उसी को भंडारित करें। गर्मी के दिनों में तेज धूप की वजह से मिट्टी में मौजूद नमी जल्द खत्म हो जाती है। राज्य के किसान इस मौसम में खासकर सब्जी फसलों की खेती में नमी बरकरार रखने के लिए मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। कई सब्जी फसलें ऐसी हैं जिनकी खेती गर्मी के मौसम में की जाती है। जाहिर सी बात है, इस मौसम में पर्याप्त सिंचाई की जरूरत होगी, वरना पौधे मुरझा जाएंगे। पौधों की जड़ों में ज़्यादा समय तक नमी मौजूद रहे, इसके लिए मल्चिंग तकनीक मददगार साबित हो सकती है। हमारे किसान भाई, आप जानते हैं कि झारखंड में पानी की भीषण समस्या है और इस भीषण पानी की समस्या में आपको सब्जी की खेती, फलदार वृक्ष की खेती करने के लिए मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मल्चिंग का अर्थ है अवरोध पैदा करना, जिसमें कि आप पुआल से, पेड़ की सूखी पत्ती से सिंचाई करने के बाद अपने फलदार वृक्ष के जड़ों में, सब्जियों के खेतों में जड़ों में मल्चिंग करके आप अधिक उपज ले सकते हैं। किसान भाई, खरीफ का मौसम आने वाला है। जो किसान खरीफ में धान की खेती से अच्छी उपज हासिल करना चाहते हैं वो नवीन, ललाट, राजश्री, MTU 7029 या BPT 5204 नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। खरीफ फसल में धान लगाना चाहते हैं तो अभी से खेत की तैयारी करें। खेत को 2-3 बार जुताई कर दें। इसके साथ साथ उसको अच्छी तरीके से जहाँ पर लगाना चाहते हैं वहाँ पानी का प्रबंध देख लें। देखने के बाद वहाँ पर जैसे ही मतलब बरसात होती है वहाँ पर बिचड़ा गिरा दें और प्रति हेक्टेयर यदि श्री विधि से लगाना चाहते हैं तो 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, और यदि पुराने तरीके और वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते हैं उसमें 40 किलो प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। इसमें जो किसान फलबाग लगाए हुए हैं वो अपने 8-10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चैन शॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से जो गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे कामयाब किसान जुड़े हैं जो ये जानते हैं कि बाजार में गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों की ही अच्छी कीमत मिलती है, लेकिन इसके लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन
और उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता का होना बहुत जरूरी है। इन बातों पर ध्यान देकर ही ये अपनी उपज से अच्छी आमदनी पाते हैं। हम पहले फूल की खेती करते थे NHM के तहत। उसके ज़रिए हम राजस्थान गए ट्रेनिंग के लिए, सब्जी खेती के लिए। वहाँ जाने के बाद हमको वहीं मिले दिनेश जी, उनसे प्रेरणा मिली कि ड्रिप लगाओ, मल्चिंग करो और खेती करो। उससे हमको पहले 50,000 का मुनाफा होता था एकड़ में, अब 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया का मुनाफा होता है हमको। एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,150 रुपए से 2,250 रुपए। चावल मध्यम 2,450 रुपए से 2,550 रुपए। चावल उत्तम 3,400 रुपए से 3,500 रुपए। गेहूं 1,800 रुपए से 1,900 रुपए। चना 3,300 रुपए से 3,400 रुपए। दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,400 रुपए। दाल मसूर 4,700 रुपए से 5,100 रुपए। दाल चना 3,900 रुपए से 4,000 रुपए। सरसों तेल 9,000 रुपए से 9,400 रुपए। चीनी 3,300 रुपए से 3,400 रुपए। आलू 1,050 रुपए से 1,200 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। हाँ झुमकी बहन, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। तो क्या जानकारी देने वाले हैं अपने किसान भाई बहनों को गंधू भाई? आज हम अपने किसान भाइयों को एक खास जानकारी देने जा रहे हैं। अच्छा, और बिल्कुल विशेष जानकारी है, और वो जानकारी जो है वो तकनीक पे आधारित है कि जो तकनीक है कि किस तरह से हम उसको बचा करके रखें, कैसे मॉइस्चर कंजर्वेशन, बिल्कुल मॉइस्चर कंजर्वेशन के बारे में हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं। और ये जानकारी दे रहे हैं झुमकी बहन, मैं बता दूं, हाँ? हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार जी। तो आइए किसान भाइयों देखते हैं। आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार में, और आज के इस अंक में हम आपको बताने जाएंगे वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण की तकनीक के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट विनय कुमार जी, जो हमें बताएंगे कि जल संरक्षण कर खेती किस प्रकार से की जा सकती है। किशन भाई, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरे झारखंड में, ये पहाड़ी इलाका में बसा हुआ है झारखंड, इसमें पानी की बहुत समस्या है और वाटर लेवल भी है बहुत नीचे है, जिसके कारण जो है पानी सफिशिएंट उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो किसान भाई, इस कम पानी में हम खेती कैसे करें, सब्जी कैसे उगाएं, इसके लिए मैं अपने कुछ विचारों को आपके सामने रख रहा हूं, जिसके द्वारा जो है आप अच्छी खेती कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि खेती करने में पानी महत्वपूर्ण योगदान है। वो पानी देने की विधि पे हमको विशेष ध्यान देना है कि जनरली हम लोग जो है खेतों को पटाते हैं, पानी जो देते हैं वो फ्लड इरिगेशन से देते हैं, जिसके कारण जो है पानी का काफ़ी लॉस होता है। आधा पानी 50% पानी जो है लॉसेस हो जाता है, और 50% पानी का ही यूज पौधा कर पाता है। ये लॉसेस पर्कुलेशन लॉसेस द्वारा या एवोपरेशन लॉसेस द्वारा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का हम उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इससे इस पानी का बर्बादी से हम बचा सकते हैं। इसके लिए खास के जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें है कि पाइप द्वारा जो है उसमें नोजल्स होते हैं, जो हर पौधे के पास नोजल्स होते हैं, और इससे जो है हम सिंचाई करते हैं। इस सिंचाई प्रणाली के द्वारा खास के जो है करीब 50 से 70% पानी की बचत हो जाती है। पर्कुलेशन लॉसेस भी कम हो जाता है, एवोपरेटिव लॉसेस जो होता है वो भी कम हो जाता है। खास के इस विधि से हम जब सिंचाई देते हैं तो इसमें हम केमिकल का भी, जो भी फर्टिलाइज़र है वो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो है सही न्यूट्रिएंट पौधे को मिलता है, पौधे को बढ़वार जो है सही ढंग से होता है, और उसके शेप साइज़ भी जो है इक्वल होता है, जिसके कारण मार्केट रेट ज़्यादा मिलता है। खास के इस विधि से हम सिंचाई जब करते हैं तो पानी की बचत तो होती ही है, साथ साथ बहुत सारी जो है खर्च की बचत हो जाती है। खास के लैंड का प्रिपरेशन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर ढालू ज़मीन है उसमें भी हम इस विधि से सिंचाई कर सकते हैं जी। और उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसमें भी हम इस सिंचाई विधि से हम कर सकते हैं। खास के है वाटर यूज इफिशिएंसी इसका जो है बहुत ज़्यादा है, करीब 85 से 95% तक है, जबकि फ्लड इरिगेशन जो किसान भाई करते हैं उससे इसका वाटर यूज इफिशिएंसी जो है 35 से 45% तक ही है मात्र। इस तरह से हम देखते हैं कि इस विधि के द्वारा हम पानी का बचाव कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि मल्चिंग के द्वारा जो हम इरिगेशन देते हैं फसलों में, वो इरिगेशन जो है उसमें भी लॉसेस होती है, पर्कुलेशन से हो जाती है, जो मिट्टी में नीचे चली जाती है या फिर एवोपरेट करती है। तो उसका संरक्षण करने की विधि है मल्चिंग। मल्चिंग के भी कई विधि होती है, या तो हम प्लास्टिक मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर पुआल से कर सकते हैं, या खरपतवार जो भी है उससे मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग करके भी उसको संरक्षण किया जा सकता है। तो मल्चिंग करने के लिए होता है खास के जो है, अगर जाड़े के दिन में मल्चिंग करना है तो वाइट प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करते हैं, या ब्लैक प्लास्टिक का कर सकते हैं, या फिर गर्मी के दिनों में अगर मल्चिंग करते हैं तो उसमें खास के जो है सिल्वर प्लास्टिक का करते हैं, क्योंकि सूरज का प्रकाश जो है उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है। तो मल्चिंग करने से हमको ये फ़ायदा है कि एक तो है मॉइस्चर का कंजर्वेशन हुआ, पानी का कंजर्वेशन हुआ, और दूसरी चीज़ हुआ कि उसमें घास भी बहुत कम निकलते हैं। तो कम घास निकलने के कारण जो है जो भी न्यूट्रिएंट हम पौधों में देते हैं वो न्यूट्रिएंट जो है पौधे ही लेते हैं, उसमें बढ़वार ज़्यादा होता है। सर, हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि सिंचाई की किन तकनीकों या सूक्ष्म तकनीक विधियों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसके कारण है वाटर के काफ़ी सेविंग है। किसान भाई देखते हैं इससे खासकर 50-60% पानी की बचत हो जाती है। जितने पानी में वो
किसान जो है जितने ज़मीन में करता है खेती, इससे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन में खेती कर सकता है, 2 से 3 गुना, और क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण जो है उतना ही पानी में उपज भी ज़्यादा होती है और जो भी उत्पादन होता है उसमें काफ़ी क्वालिटी होती है, जिसके कारण उसे काफ़ी मार्केट प्राइस जो है काफ़ी अच्छा होता है। ये विधि जो है खास के जो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली है और फव्वारा द्वारा, खास के जो है उन तरह के फसल है जैसे गेहूं की फसल है, चना की है, जो भी है सीरियल क्रॉप्स है, इन सबों की खेती के लिए खास के फव्वारा विधि बहुत उपयुक्त है। लेकिन सब्जी की खेती है या फल की खेती है, इस तरह की अगर खेती करते हैं उसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तकनीक का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पानी का सेविंग तो है ही है, साथ साथ जो है समतल करने में जो खर्च है खास के उसकी बचत हो जाती है, निकाई गुड़ाई में जो खर्च है उसकी बचत हो जाती है। तो किसान भाई को पानी के बचत के साथ साथ जो है उसको खर्च भी कम होते हैं और उपज भी ज़्यादा मिलता है और क्वालिटी का उपज मिलता है। इसके कारण किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही पॉपुलर विधि है। इसके द्वारा जो है वो सिंचाई करके बहुत मुनाफा जो है कमा सकते हैं वो। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में हमारे विशेषज्ञ ने आपको ये बताया कि किस तरह से आप जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन की विधि का इस्तेमाल काफ़ी कम लागत में अधिक मुनाफे के साथ कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तकनीक का जल्द से जल्द इस्तेमाल करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही और हम अपने विशेषज्ञ को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। जानकारी तो काफी अच्छी थी झुमकी बहन। बिल्कुल, हम लोग जानकारी अच्छी ही देते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों को भी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। लेकिन झुमकी बहन, हम एक संदेश अगर अपने किसान भाइयों को दिखा दें तो कैसा रहेगा? जल के ऊपर हाँ, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी से दिखाइए। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, ये बताइए कि आप बुधना को फिर बुधवार को बुलाए हैं क्या? और देखिए बुधना आ रहा है। जोहार फौजी, जोहार दादा, जोहार। ये देखिए, जानते हैं एगो खुशखबरी है। हाँ, मिठाई उठाई कहाँ? 5 एकड़ जमीन खरीद लिए। अरे वाह, बुधना तो अभी से सफल किसान बन गया। कब तरक्की कर रहा है। बस सब आप ही लोग का देना, मगर एगो बात है। हाँ बोलो। क्या है ना कि उस जमीन में हम सोच रहे हैं पौधा उधा लगाने का, मगर कुछ जमीन में लगा है, जानते हैं कैसा हो गया? देखिए ऐसा हो गया। अरे पगले, देखो बात ये है कि तुम पौधशाला लगाने, कौन पौधशाला की बात कर रहे हो? देखिए, जमीन जो है ना, सब्जी नहीं, सब्जी जून। हाँ, सब्जी का बिचड़ा तैयार करना है। तुम्हारा भाई हमको बताया था हाँ कि सब्जी का बिचड़ा कैसे तैयार करना है पौधशाला में, उसका विधि हम लोग जानेंगे तो अपना पौधशाला बनाएंगे। वही तो पौधा रोपना है कह रहा था। तुम तो आधा बात करते हो, आधा नहीं करते हो। अब देखिए, आधा बात इसलिए न बोलते हैं कि आप लोग जानबे करते हैं। चलो हम तुमको जानकारी दिलवाते हैं। हाँ, झुमकी बहन जानकारी दिलवाइए। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे पौधशाला में बिचड़ा तैयार करने की विधि के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि हमने विषय चुना है पौधशाला में बिचड़ा तैयार करने की विधि, तो पौधशाला है क्या, इसके लिए किसान भाई, इसकी मैंने क्यों आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों? पौधशाला हम क्यों तैयार करते हैं? बहुत सी जो सब्जी की फसलें हैं या अन्न की फसलें हैं, वो हम खेत में सीधी तरीके से नहीं बो सकते हैं। इसके लिए हम उसका बिचड़ा तैयार कर लेते हैं, और कम मात्रा में। और इससे बिचड़ा तैयार करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा अगर कोई भी संभव हो सके नुकसान हो तो कम होता है, और एक छोटी जगह में उसका 1/10 या 1/15 भाग में ही बिचड़ा तैयार हो जाता है। कि खेत में अगर हम सीधे बोएंगे तो कभी कभी इतना धूप है या पानी है
और चूँकि पौधा इतना छोटा होता है वो उसको सहन नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको पहले हम बिचड़ा तैयार कर लेते हैं ये पौधशाला में। इसके बाद जब वो उसकी जो उम्र है एक महीना या 1.5 महीना वो जब हो जाती है 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, तो हम उसको जाके खेत में रोपाई कर देते हैं और वो अच्छी तरीके से खेत में चल जाता है और फल का उत्पादन अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब, पौधशाला में बिचड़ा तैयार करने के समय किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है? किसान भाइयों, बिचड़ा तैयार करने के लिए जब हम नर्सरी डालते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो नर्सरी है या पौधशाला है वो ऊंचाई पर हो, यानी जहाँ पर जल निकास का समुचित प्रबंध हो। साथ साथ हम ज़मीन से या मिट्टी के लेवल से कम 6 से 8 इंच ऊंचाई, कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उसको तैयार करते हैं, जिससे कि अगर बरसात या किसी तरीके का पानी अधिक भरता है तो हम उसका समुचित जल निकास कर सकें और हम जो नर्सरी में बोए हैं बीज को वो हमारा बच सके। साथ साथ है कि जो चौड़ाई है नर्सरी की वो 1 से 1.5 मीटर रखते हैं और उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। लंबाई तो हम जितना भी चाहें उसको कर सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई है साथ साथ है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसके बाद DAP, पोटास और साथ साथ हम उसको निरोग करने के लिए 2 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के की दर से थीरम या कैप्टान या बेविस्टिन में मिलाते हैं, जिससे कि पौधशाला यदि हमारा निरोग होगा तो उसमें बीमारियां भी कुछ नहीं होगी। और उर्वरा शक्ति अगर हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट उसमें अच्छी तरीके से मिलाएंगे तो उर्वरा शक्ति भी होगी। साथ साथ जो हम मिट्टी भुरभुरी होगी, जब हम बिचड़ा को वहाँ से पौधशाला से उखाड़ेंगे या उठाएंगे तो हमारे जो बिचड़े की जड़ है वो टूटेगी नहीं। अब जो बिचड़े तैयार हो गए हैं उनको हम डायरेक्ट क्या खेतों में ले जा सकते हैं या उसकी कोई विधि है? जब हम देखें कि हमारा जो बिचड़ा तैयार किए हैं वो कितने दिनों का हो गया है, जैसे बैंगन में 1 महीने या 1.5 महीने का या प्याज का तैयार करते हैं तो 7 से 8 सप्ताह का होना ज़रूरी है। और उसी हिसाब से जब थोड़ा सा स्वस्थ हो या हम धान का करते हैं तो कम से कम 10 सेंटीमीटर का हो जाए या 2 पत्ती निकल जाए, तब हम उसको जाके खेत में रोपते हैं। और रोपने से पहले हम खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के साथ साथ उसमें जो गोबर की खाद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वो अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद जब खेत की तैयारी करके हम जो बिचड़ा वहाँ से इस तरीके से उसको उठाते हैं, इस तरीके से उखाड़ते हैं कि उसकी कोई भी जड़ वहाँ पर नर्सरी में उखाड़ते समय टूटे नहीं और बिना जड़ टूटे ही हमारा जो मुख्य खेत में उसको लगा दें। डॉक्टर साहब, जो बिचड़े आप पौधशाला में तैयार करते हैं उनके लिए कुछ खास प्रकार की विधि का प्रयोग आप करते हैं? जब भी हम बिचड़ा डालते हैं, बीज डालते हैं उस नर्सरी में, तब एक तो हम उसको समतल कर लें। समतल करने के बाद कम से कम 2 सेंटीमीटर की गहरी नालियाँ बना लें। नालियाँ बना के हम हाथ से उसको उसमें बीज धीरे धीरे से डाल दें। डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से ढक दें। ढकने के बाद हम उसमें हल्का पानी, जो हजारा बोलते हैं, या मग से किसी तरीके से हल्का पानी देते रहें, जिससे कि हमारा बिचड़ा सूखे नहीं। यदि कभी कभी कोई बीमारी उसमें दिखे या घास दिखे तो हम उसको सब घास को तो हटा दें। बीमारी के लिए यदि फंगस है या कीट से है तो हम उचित दवाई उसमें छिड़क दें, जिससे कि हमारा जो बिचड़ा है वो निरोग रहे और खेत में उसमें जब जाने पर उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना लगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान पौधशाले में बिचड़े तैयार करते हैं और जो खुले खेतों में तैयार करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है और इनसे क्या फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिलता है? किसान भाइयों, नर्सरी में जो हम बिचड़ा तैयार करते हैं वो हमारा ज़्यादातर निरोग रहता है। कभी कभी हम उसमें अगर प्लास्टिक की
से ढक देंगे या जाली लगा देंगे तो कोई कीट बीमारी भी नहीं लगती है। साथ साथ ये भी है कि वहाँ चूँकि हम छोटे स्तर पे हैं, छोटी जगह में तैयार करते हैं, तो पानी का अच्छी तरीके से प्रबंध कर सकते हैं, खाद का अच्छी तरीके से प्रबंध कर सकते हैं, और साथ साथ है अगर किसी प्रकार का रोग है तो हम उसका भी समुचित प्रबंध कर सकते हैं। जबकि यही अगर हम खेत में सीधा उसको बीज बोएंगे तब हमको बहुत दिक्कत होती है कि हम उसमें अच्छी तरीके से दवाई भी नहीं दे पाते हैं, पानी भी नहीं दे पाते हैं, और साथ साथ खेत में जो खाद है वो उसको भी हम अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो सलाह यही देते हैं कि जो भी हमारी सब्जी की जो लगाते हैं तो उसका सबसे पहले हम बिछड़ा तैयार कर लें नर्सरी में। इसके बाद यदि ये भी रहता है कि अगर बिछड़ा हमारा निरोग जा रहा है या किसी तरीके का मतलब रोग उसमें लग गया है तो हम उसको हटा के दूसरा बिछड़ा दूसरी नर्सरी में तैयार कर लें और उसको मुख्य खेत में लगा दें जाके। जबकि ये संभावना जब हम मुख्य खेत में लगाते हैं जाके मतलब सीधा बीज बोते हैं तो संभावना थोड़ा सा कम रहती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि पौधशाला में आप बिचड़ा तैयार करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। समझ में आया? बहुत अच्छा से एकदम टनाटन हो गया जून। तो ऐसा ही बिचड़ा का उत्पादन अब करो। इसको फेंक दें। एकदम फेंकिए। हाँ, चलो। और लेकिन झुमकी बहन, हमारे पास कुछ और जानकारी हम अपने किसान भाइयों को दे दें, और ये जानकारी हमने प्राप्त की है IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। गर्मा धान लगे खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा समय से रोपे गए धान में रोपाई के 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। गेहूं फसल तैयार हो चुकी है, कटाई शुरू कर दें। आम और लीची के पेड़ों में फूल और फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। चलिए, ये जानकारी भी काफी अच्छी थी झुमकी बहन। अब क्या इरादा है? अरे इरादा बड़ा नेक है, कागज और कलम उठाने बोलिए हमारे दर्शकों को। अरे उठा ही लिए हैं, देखिए फटाफट हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लेकर जरूर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।